हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन पूरा का पूरा देख लिए थे। चैप्टर चल रहा था जनन। जनन में हम लोग अलैंगिक जनन पूरा देख लिए। आज देखना है लैंगिक जनन। पढ़ क्या रहे थे हम लोग? जनन। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। क्लियर है? इसी को हम लोग प्रजनन भी कहते हैं। अब जनन या प्रजनन या रिप्रोडक्शन के बारे में बताए थे कि दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। क्लियर है? लैंगिक, अलैंगिक कहने का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक कहने का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक हम लोग पूरा का पूरा देख लिए थे पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में, कि अलैंगिक 6 प्रकार के होते हैं: मुकुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन, कायिक जनन। क्लियर है? ये सब कुछ कंप्लीट। अब समझना है लैंगिक जनन के बारे में। यहाँ एक चीज़ समझ लेना है, रिकॉल किए देते हैं कि जनन का मतलब कि जिसमें कोई भी जीव अकेले ही या अपने ही जाति के विपरीत लिंग वाले जीव के साथ मिलकर नए जीव को जन्म देता है या नए जीवों का निर्माण करता है, उसे हम लोग जनन कहते हैं। फिर से कि जनन जीवों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी विधि है जिसमें कोई भी जीव अकेले ही या अपने ही जाति के विपरीत लिंग वाले जीवों के साथ मिलकर नए जीवों को जन्म देते हैं या निर्माण करते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग जनन, रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन कहते हैं। अब ये दो प्रकार के थे, अलैंगिक और लैंगिक। तो अलैंगिक के बारे में बताया गया था कि इसमें जीव अकेले ही बिना किसी की सहायता लिए अपने ही समान गुण वाले नए जीवों को जन्म दे देते हैं। उस क्रिया को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक के बारे में आज समझना है तो यहाँ एक चीज़ ध्यान ये देना है कि जैसा जब आप लोग को पढ़ाए थे कि सजीवों का एक कॉमन क्रिया है जनन, सजीवों का एक गुण है, सजीवों का एक लक्षण है कि वो जनन करता है। अब सजीवों का जब क्रिया है कि जनन करता है, और सजीव दो प्रकार के थे, एक पेड़ पौधे के जात से बिलोंग करते थे और एक जानवरों से। दो ही प्रकार के सजीव है, या तो वो पेड़ पौधा से बिलोंग करता होगा या जीव जंतु से। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे वो पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, दोनों के दोनों लैंगिक भी करते हैं और अलैंगिक भी करते हैं। कहने का ये मतलब नहीं कि एक जीव दोनों करेगा। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो अलैंगिक जनन भी करते हैं, तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो लैंगिक जनन भी करते हैं। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो अलैंगिक जनन भी करते हैं और कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो लैंगिक जनन भी करते हैं। इस बात को ध्यान देना है। अब आगे चलते हैं। लैंगिक जनन के बारे में जिसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन? तो समझ लेते हैं। देखिए, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन कहने का मतलब जनन की वह विधि है, जनन की विधि है जिसमें कोई भी जीव अपनी ही जाति के विपरीत लिंग वाले जीव के साथ मिलकर
अपने ही समान गुण वाले नए जीवों को जन्म देता है, उसे लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। कहने का मतलब लैंगिक जनन क्या है? तो लैंगिक जनन जीवों में ही होने वाला एक प्रक्रिया है, यानी जनन का भी यह एक प्रकार है। कैसा प्रकार? जिसमें कोई भी जीव अपने ही जात के विपरीत लिंग वाला, कहने का मतलब यदि मनुष्य हो तो उसको मनुष्य ही चाहिए, और कैसा? अगर मनुष्य में नर हो तो उसको मादा चाहिए, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल। अपनी ही जाति के विपरीत लिंग वाले जीव के साथ मिलकर नए जीवों को जन्म देता है, तो उस क्रिया को हम लोग लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है? अब सवाल यह है कि क्या कभी भी कोई भी जीव अपने ही जात के विपरीत लिंग वाले जीव के साथ मिलेगा तो जनन की क्रिया हो जाएगी? पॉसिबल है। उदाहरण के तौर पर अगर जैसे गाय मनुष्य, तो लैंगिक जनन के उदाहरण है। गाय में क्या देखते हैं? नर गाय मादा गाय, मेल का और फीमेल का दोनों आपस में मिलते हैं, तब जाकर नए जीवों का जन्म होता है। ह्यूमन बींग्स में यही देखते हैं कि मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, तब एक नए ह्यूमन बींग्स का निर्माण होता है। तो सवाल ये उठता है कि कभी भी कोई मिलेगा तो होगा? सपोज 5 ईयर्स, कोई 5 साल का कोई बच्चा है, संभव है? नहीं। कोई 55 साल का है तो भी संभव नहीं है। तो कब संभव है? कई बार ये देखते हैं कि जो 25-30 साल 35 साल के दंपति हैं, मतलब पति पत्नी, वो भी जनन की क्रिया को नहीं कर पाते। तो आखिर कोई डिफिनिट कारण क्या है? क्या कभी भी कोई जीव मिल जाएगा तो जनन होगा बिना कोई रिक्वायरमेंट के? ऐसा नहीं है। जनन के लिए कुछ, लैंगिक जनन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। अगर वो शर्त फॉलो किया जाता है तभी जाकर लैंगिक जनन संभव है, नहीं तो नहीं। उसके लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं? कहने का मतलब कि लैंगिक जनन होने के लिए किसी भी जीव में कुछ घटना घटना जरूरी है। कौन कौन सी घटना जरूरी है उसके बारे में, जब तक वो घटना नहीं घटेगा तब तक जीवों के मिलने से कभी भी जनन संभव नहीं हो पाएगा। हम लोग देखते हैं सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनका शादी हो चुका है, शादी में 10 साल 15 साल 20 साल इवन वो मर भी जाते हैं, फिर भी उनका खुद का कोई संतान नहीं रहता है। क्यों? बात समझ में आ रहा है? तो क्या घटना जरूरी है? और किसी भी जीव में, स्तनधारियों में या लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, स्पेशली हम लोग यहाँ उदाहरण ले रहे हैं मनुष्यों के बारे में, तो मनुष्य में जब तक ये घटना नहीं घटेगा तब तक लैंगिक जनन कभी भी संभव नहीं है। अर्थात वो दोनों मिलेंगे तो कभी भी नए जीवों का जन्म नहीं होगा। अब कौन कौन सी घटना जरूरी है उसके बारे में चलते हैं। किसी भी जीवों में, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, ये निम्नलिखित 3 घटनाएं हैं जिनका होना एकदम जरूरी है। कौन कौन? निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन, और तीसरा निषेचन पश्च घटना। क्लियर है? अब समझते हैं एक एक करके कि निषेचन पूर्व घटना क्या है। जैसे लैंगिक जनन कहने का सीधा मतलब होता है कि 2 जीवों का मिलना, और 2 जीवों को मिलने से जन्म हो जाए। तो 2 जीव के मिलने का तात्पर्य है, एक उदाहरण लेकर इसको समझते हैं। पहले या अभी भी कुछ इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है जिनमें मेल फीमेल काऊ को मिलाया जाता है, नर गाय मादा गाय आपस में मिलते हैं। वर्तमान समय में क्या, प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि जो पशुपालक है कॉल कर दिए डॉक्टर को, पशु चिकित्सक आए और एक चीज़ को जिसको हम लोग सीमेन के नाम से जानते हैं, सीमेन फीमेल काऊ के बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। ये ना कि वो अपने मोटरसाइकिल के पीछे नर गाय को बांध कर लेकर आ जाते हैं कि साथ साथ वो भी आ रहा है और उसके बाद फिर वो मीटिंग करवाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले था कि नर गाय मादा गाय दोनों आपस में मिलते थे, लेकिन वर्तमान समय में अब इनका मिलना नहीं हो रहा है। वो जनन द्रव्य लेकर आते हैं और नर
गाय का जनन द्रव्य मादा के बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं और इस प्रकार जनन की क्रिया हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो वही जनन द्रव्य आखिर बनेगा तभी ना। तो पहली वही घटना है निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना कहने का मतलब कि लैंगिक जनन करने के लिए जो युग्मक होते हैं, ये जो जनन द्रव्य होते हैं, जो जनन पदार्थ होते हैं, जिसकी सहायता से जनन हो पाता है, जीव नहीं भी मिलेगा और जनन द्रव्य मिल जाएगा तो जनन हो सकता है, लेकिन जीव लाख मिले जनन द्रव्य ही नहीं मिल पाएगा तो कभी भी संभव नहीं है कि जनन की क्रिया हो पाएगी। तो निषेचन पूर्व घटना कहने का सीधा मतलब कि युग्मकों के बनने की घटना तथा उसके डेवलप होने की घटना, परिपक्व होने की घटना, मैच्योर होने की जो घटना होती है, उसी घटना को हम लोग निषेचन पूर्व घटना कहते हैं और ये सबसे पहला टर्म है। क्लियर है? युग्मकों के बनने की घटना, युग्मक क्या है? जैसे नर में, तो नर का जो जनन द्रव्य हो जाता है वो शुक्राणु होता है और मादा का जो जनन द्रव्य है वो अंडाणु होता है। और जब तक बॉडी में शुक्राणु नहीं बनेगा तब तक वो किसी के साथ भी मिलेगा तो कभी भी जनन संभव नहीं है। बात समझ में आ रहा है? और एक सर्टेन एज में ही बन पाता है, निश्चित उम्र के अवस्था आने पर, जो कि लगभग 12 से 15 साल डेफिनेट किया जाता है कि 12 से 15 साल में युग्मक बनना प्रारंभ हो जाता है। उसके कुछ लक्षण नज़र आते हैं। नर में दाढ़ी मूंछों का आना प्रारंभ हो जाता है, महिलाओं में मासिक स्राव, मासिक धर्म का आना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं घटती है। तो इन घटनाओं को हम लोग निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। निषेचन तो युग्मक आखिर बन तो गए, नर में अपना युग्मक बना, मादा में अपना युग्मक, तो युग्मक के मिलने की जो घटना होती है उस घटना को हम लोग निषेचन कहते हैं। और यही जब जीव आपस में मिलता है तो अपना युग्मक नर, हाँ एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लैंगिक जनन में कभी भी मादा अपना युग्मक नर के शरीर में नहीं प्रवेश कराती है, हमेशा नर का युग्मक ही मादा के शरीर में जाता है। क्लियर है? तो जैसे ही गया तो अंदर तो मिलेगा, नर का युग्मक प्रवेश किया मादा के शरीर में तो मादा के युग्मक के शरीर में मौजूद मादा युग्मक से मिलेगा, तो मिलने की जो घटना होती है उसी घटना को हम लोग निषेचन कहते हैं। और जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद निषेचन पश्च घटना, यानी कि निषेचन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट परिपक्व होकर भ्रूण बनेगा और यही भ्रूण जब पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तब जाकर एक जीव का निर्माण होता है। बात समझ में आ रहा है? और यही 3 घटना जब तक नहीं घटती है तब तक लैंगिक जनन संभव नहीं हो पाता है। क्लियर है? इसको एक एक बार डिफिनेशन के साथ फिर से समझते हैं। देखिए, निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में क्या, तो युग्मकों के बनने की तथा परिपक्व होने की घटना को निषेचन पूर्व घटना कहा जाता है। इस घटना में नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु बनते हैं। सबसे पहला स्टेज है, सबसे पहला घटना है, सबसे पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में कि इसमें गैमेट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं। बनने के बाद वो मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। और युग्मक क्या, तो मेल में स्पर्म बनते हैं, नर में शुक्राणु बनते हैं और फीमेल में अंडाणु यानी कि ओवम बनते हैं, मादा में अंडाणु बनते हैं। बनने के बाद ये परिपक्व होते हैं और ये सभी घटना यानी बनने की घटना तथा परिपक्व होने की घटना को हम लोग निषेचन पूर्व घटना कहा जाता है और सबसे फर्स्ट इवेंट है। क्लियर है? इसके बाद निषेचन, तो निषेचन कहने का मतलब कि युग्मकों के मिलने की घटना को निषेचन कहते हैं। और निषेचन में नर युग्मक अर्थात शुक्राणु, मादा युग्मक अर्थात अंडाणु से मिलता है। फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है। 2 गैमेट्स आपस से मिलते हैं। 2 गैमेट्स आपस में मिलने का मतलब कि मेल गैमेट्स फीमेल से मिलता है, यानी कि नर युग्मक बोले तो शुक्राणु, मादा युग्मक यानी कि अंडाणु से मिलता है। ये दूसरा इवेंट है। क्लियर है? और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि निषेचन पश्च घटना में, तो इस घटना में युग्मक मिलकर जाइगोट बनाते हैं तथा जाइगोट से भ्रूण और भ्रूण परिपक्व होकर शिशु अर्थात जीव का निर्माण करता है। तो जब युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो युग्मक मिलेंगे तो जाइगोट बनाते हैं यानी कि युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज एम्ब्रायो में डेवलप होता है, भ्रूण में, और यही भ्रूण जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, सभी अंग एवं अंग तंत्रों का निर्माण तथा विकास हो जाता है, तब जाकर वो जीव अर्थात एक शिशु का रूप लेता है और वही शिशु फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसका जन्म होता है, जो कि सभी जीवों में अलग अलग है। क्लियर है? ये था आपका लैंगिक जनन। क्लियर? तो लैंगिक और अलैंगिक जनन हम लोग ख़त्म कर लिए। अब छोटा छोटा सा पॉइंट्स है, उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि लैंगिक जनन में हम लोग देखें कि दूसरा सबसे ज़रूरी घटना है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है जीवों में, कितने प्रकार से होता है, उसके बारे में जानना है। जो निषेचन है वो
कितने प्रकार के होते हैं? तो निषेचन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एक होता है अंतर निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसे जीव हैं और मैक्सिमम जलीय जीव जो क्या करते हैं कि मेल अपना गैमेट्स, मेल अपना युग्मक पानी में छोड़ देता है और मादा वहीं पे अपना युग्मक छोड़ देती है, यानी युग्मक शरीर के अंदर नहीं। जैसे एक उदाहरण समझिए, ह्यूमन बींग्स में क्या है, गाय में क्या है कि नर अपना युग्मक मादा के शरीर के अंदर प्रवेश करके छोड़ता है, अंदर प्रवेश करा देता है। क्लियर है? लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना युग्मक मादा के शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कराते हैं। तो क्या करते हैं कि नर अपना युग्मक वहाँ पे छोड़ा और मादा युग्मक अपना वहीं पे छोड़ गई। क्लियर है? और वहीं पे दोनों के युग्मक मिले, यानी शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर मिले। नर अपना युग्मक बाहर छोड़ा, जल जैसे उदाहरण ले लिया जाए, और मादा अपना युग्मक भी वहीं, नर मादा दोनों अपना युग्मक वहाँ छोड़ा और वहीं पे युग्मक का मिलना हुआ। तो युग्मक का मिलने को निषेचन तो कहते हैं, लेकिन ये निषेचन हुआ कहाँ? तो जीव के शरीर के बाहर। और इस प्रकार के निषेचन को हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन कहते हैं। सिंपल है। परिभाषा क्या? तो जब निषेचन की क्रिया जीव के शरीर के बाहर होती है तो उस निषेचन को हम लोग बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है? अंतर निषेचन क्या? तो उदाहरण लिए थे गाय का, मनुष्य का, कि जब निषेचन की क्रिया जीव के शरीर के अंदर होती है तो उस क्रिया को हम लोग अंतः निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जैसे मनुष्य और गाय है। क्लियर है? अब जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन होगा, सिंपल सा एक फ्लो चार्ट देते हैं। फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं कि युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु को युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज कहने का मतलब जाइगोट, और युग्मनज किसका निर्माण करता है? एम्ब्रायो का यानी कि भ्रूण का, और यही परिपक्व हो जाता है तब एक जीव का निर्माण होता है। क्लियर है? तो एक पॉइंट पहले समझते हैं, भ्रूणोद्भव, एम्ब्रायोजेनेसिस। भ्रूणोद्भव क्या है? भ्रूणोद्भव तो जाइगोट से या युग्मनज से भ्रूण बनने की जो क्रिया होती है उसी क्रिया को हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं। फिर से, जाइगोट से या युग्मनज से भ्रूण बनने की जो क्रिया होगी उस क्रिया को हम लोग भ्रूणोद्भव के नाम से जानते हैं। शब्द संधि विच्छेद अगर नहीं समझ में आया तो सिंपल सा है कि संधि विच्छेद कर देना है। भ्रूणोद्भव यानी कि भ्रूण प्लस उद्भव। भ्रूण क्या है? तो जाइगोट मिलता है तो किसका निर्माण करता है? भ्रूण का। ठीक है, यानी जाइगोट से भ्रूण बनने की जो क्रिया होती है उसको भ्रूणोद्भव कहते हैं। अब सवाल ये है कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें भ्रूणोद्भव तो होता है, लेकिन कैसे और कहाँ, यही सवाल है। उदाहरण लेकर चलते हैं। मुर्गी। मुर्गी क्या है? वो भी तो लैंगिक जनन करती है, लेकिन जैसे ही युग्मक मिल जाता है यानी कि निषेचन क्रिया हो जाती है, जाइगोट बन जाता है, तो वो अपने शरीर में जाइगोट को डेवलप नहीं करती है, वो उसको एक सेल में, जिसको हम लोग अंडा कहते हैं, अंडे के रूप में बाहर शरीर से निकाल देती है, और उस अंडा में पर्याप्त मात्रा में उतना पोषक तत्व होता है जितना, जिससे कि उसका पोषण हो सके, और वही जब भ्रूण पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो अंडा फूटकर बाहर आता है, यानी अंडा से एक जीव का जन्म हुआ। क्लियर है? और इसको हम लोग अंड प्रजक कहते हैं। यानी भ्रूणोद्भव का प्रकार देखेंगे तो कौन कौन? अंड प्रजक, और दूसरा सजीव प्रजक। कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने शरीर के अंदर ही भ्रूण को विकसित करते हैं, और जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो फिर उसी विकसित शिशु को सीधा जन्म देते हैं, और इस क्रिया को हम लोग सजीव प्रजक कहते हैं। लेकिन जो जीव अंडा देता है और अंडा में भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, तब जाकर अंडा फूटता है और जीव का निर्माण होता है, जन्म होता है, तो उस क्रिया को हम लोग अंड प्रजक कहते हैं। समझ में आया? अंड प्रजक और सजीव प्रजक, भ्रूणोद्भव के आधार पर ये जीवों का प्रकार हो गया। और इस चैप्टर में बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट्स है, पॉइंट्स का, कि जैसे लिंग के आधार पर जीवों का प्रकार। क्लियर है कि लिंग के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और बहुलिंगी अथवा उभयलिंगी। कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें नर या मादा दोनों में से कोई एक ही लिंग पाया जाता है, और उस जीव को हम लोग एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, नर अलग है, मादा अलग है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं, यानी नर भी उसी में और मादा भी उसी में, जैसे कि केचुआ, और अधिकतर आपको फ्लावरिंग प्लांट्स मिलेंगे, पुष्पीय पादप फूल वाले पौधे मिलेंगे। क्लियर है? इसी में और छोटा सा पॉइंट था, मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र, इसको समझते हैं।
जैसे कि घटना तो होना ज़रूरी था। हम लोग देखें लैंगिक जनन में कि निषेचन पूर्व घटना, तो निषेचन पूर्व घटना आखिर कैसे जानेंगे कि युग्मक का बनना प्रारंभ हो चुका है। तो मेल तो नहीं, फीमेल्स में जब युग्मक बनना प्रारंभ हो जाते हैं तो एक निश्चित सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, कुछ समय के बाद उनके शरीर से जनन मार्ग से कुछ स्राव होने लगता है, जो कि साइक्लेबल है। साइक्लेबल करने का मतलब कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसकी पुनरावृत्ति होती है, निश्चित समय के बाद वो फिर से होता है, ठीक होगा, और फिर से होगा, जो कि अमूमन 28 दिनों का लेकर चला जाता है। तो इससे यही चक्र, चूँकि गाय भी तो स्तनधारी है, हम लोग भी स्तनधारी हैं, तो नॉन प्राइमेट में अगर इस प्रकार का चक्र होता है तो उस चक्र को हम लोग मद चक्र के नाम से जानते हैं। और प्राइमेट स्तनधारी यानी उच्च श्रेणी के मानव, उच्च श्रेणी के स्तनधारियों में जैसे मनुष्य है, इसमें अगर ये चक्र होता है तो इसको हम लोग ऋतुस्राव चक्र के नाम से जानते हैं। और ये इंडिकेशन है कि अब फीमेल्स रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो चुकी है, यानी उसमें गैमेट्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, युग्मक का बनना शुरू हो चुका है। क्लियर है? ये था आपका चैप्टर 1 का मूल रूप से 2 वीडियो, पिछला वीडियो और एक आज वाला, इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अब अगला जल्द ही पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन समझेंगे। यानी सेकेंड चैप्टर क्या है कि जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग अलैंगिक जनन पूरा देख लिए। अलैंगिक जनन पूरा क्या देखें कि कैसे जीव बिना किसी से मिले अकेले ही नए जीव को जन्म देगा, जैसे पौधे में देखें। अब सवाल है कि कैसे पौधा एक ही मतलब अलग अलग जीव यानी मेल और फीमेल के साथ मिलेगा, क्योंकि हम लोग तो पौधा के बारे में जानते नहीं है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ऐसा तो कोई आइडेंटिफिकेशन हो नहीं पाता है, कोई पहचान नहीं पाते हैं कि ये मेल पौधा है या फिर फीमेल पौधा है। देखो किसी को सुनते हुए कि नर पौधा है मादा पौधा है, ऐसा नहीं, यहाँ तक कि मिलते हुए भी नहीं फिर भी जनन तो हो जाता है ना। तो कैसे, वही समझना है सेकेंड चैप्टर में कि पेड़ पौधा दोनों मिलकर कैसे जनन करता है, और थर्ड चैप्टर में मनुष्य कैसे जनन करता है। क्लियर है? धन्यवाद। जल्द ही सेकेंड चैप्टर का वीडियो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, फूल के साथ, बहुत डिटेल लेवल में मेरा प्रयास रहेगा कि आपको भरपूर दे, क्योंकि बहुत सारा कारण है। अब पिछले साल से ही हम प्लान किए थे, ये सोचे थे हम कि चलो ऑनलाइन कुछ मटेरियल दिया जाएगा, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया और इधर भी डिले हो जाता है कई बार, बहुत सारा कारण है। तो कोशिश करेंगे कि उन सब कारणों को दूर करें और फटाफट नया जो भी है सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो देते रहें, साथ में प्रैक्टिकल के साथ। इसके अलावा ब्लड प्रेशर चेक कैसे करते हैं उसके बारे में, शुगर के बारे में, थर्मामीटर स्टेट, सब कुछ प्रैक्टिकल आप लोग को। चूँकि समस्या ऑफलाइन में तो, चूँकि ऑनलाइन में बहुत कुछ देखना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। ऑफलाइन में क्या है कि अपना क्लासेस में आए, सब कुछ बता कर चले गए, ये थोड़ी सी एक समस्या हो जाती है। क्योंकि कई बार तो हम चाहते भी हैं कि क्लास का वीडियो ही रिकॉर्ड कर पाए, लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाता है कि उसी वीडियो को हम रिकॉर्ड करके अपलोड करें। तो कई बार स्पेशल बनाना पड़ता है, कई बार क्लास का वीडियो हम अपलोड कर देते हैं। तो दिक्कत नहीं है, जो भी है नंबर भी आप हमसे बात भी कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, दूर कर सकते हैं। क्लियर है? और भी धीरे धीरे प्रयासरत है और बेहतरीन बनाए। कई बार होता है कि कुछ समय लग जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, देर हो आज नहीं तो कल हो, दुरुस्त होगा। ठीक है? धन्यवाद।